अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे हयाम। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। कमरे में आते ही हयाम ने ड्रेसिंग का निचला हिस्सा खोलकर उसमें से कलम और कागज निकाला और कमरे का ग्लास डोर खोलकर बाहर मंजर पर मौजूद चांद को देख गहरी सांस भरी। बालकनी में निकलकर वहीं कुर्सी धकेल कर बैठी और छोटी सी मेज जो कुर्सी के बराबर पड़ी थी उस पर बाजू टिकाकर कागज और कलम रख फिर से चांद की महवियत को तकने लगी। कुछ लम्हे चांद को एकटक देखने के बाद सामने रेलिंग से नजर आते खेतों को तकने लगी। फिर आखिर तमाम सोचे झटक कर कलम थाम लिखने लगी। सैयदजादे, हम अजीब आंख मिचौली खेलने में लग गए हैं। कभी तुम मुझसे छुपते फिरते हो तो कभी मैं, कभी तुम मुझे डरा देते हो और कभी मैं तुम्हारी जान निकाल लेती हूँ। आज खूब सोचा है मैंने, पूरा दिन सोचों में गुजार कर तो इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि इस खेल में भी जिंदगी के खेल की मानित हार गई हूँ। इससे पहले कि तुम पूछो कैसे, मैं खुद ही बता देती हूँ। मैं जिंदगी भर के लिए डर और खौफ की गिरफ्त में आ गई हूँ। पहले सिर्फ मैं तुमसे भागी थी, तुमसे मुंह मोड़ा था मैंने। आज लग रहा है तुम्हारे साथ साथ अपनों को भी पीछे छोड़ आई हूँ मैं। मेरे अपने रिश्तों की जगह कुछ दूसरे नए रिश्ते मेरे लिए अहम होने लगे हैं, जिनको याद करते करते मैं पुराने रिश्तों को भूलने लगी हूँ। अगर अब मेरे अपनों ने मुझसे इस लाताल्लुकी का हिसाब मांगा तो जवाब दे तुम होगे, सिर्फ तुम। और तुम बताओ कि इस खत को गौर से पढ़ रहे हो ना तुम? अगर पढ़ रहे हो तो जान गए होगे कि तुम्हें अपनों में शामिल नहीं किया मैंने। दिल तो दुखा होगा ना? चलो ये भी अच्छा है, लेकिन एक बात बताऊं, बड़ा दिल भारी करके तुम्हें गैर लिखा है। तुम्हारी असीर सैयदजादी। कलम बंद करके खत को मोड़ा और वापस अंदर आकर उसे बंद कर दिया उसी लकड़ी के बक्से में। वो चलकर बेड तक आई, हवा से लहराते पर्दे सरका कर एक तरफ की और बेड पर सीधी होकर लेट गई। न जाने अब उसे कब सोना था, सोना भी था कि नहीं। वो पूरी तैयारी के साथ अपना मोबाइल पकड़ता अपने कमरे से निकला जब उसकी माँ ने उसे आवाज देकर रोका। बुरहान, किधर को चले? कमरे से निकलते ही खुले लाउंज में बैठी उसकी माँ हलीमा फारूकी ने अपने बेटे को गौर घूर कर सवाल किया। मामा, काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। तो ऐसे कहो ना कि काम के लिए छुट्टी की है तुमने ड्यूटी से। मैं यूं ही समझ बैठी थी कि माँ के साथ वक्त गुजारने का इरादा है। वो मुस्कुराता हुआ अपनी माँ के पास जा बैठा। जाहिर है आपके लिए ही छुट्टी की है। फिर दफा करो मेरा बेटा इन कामों को। अच्छा सुने, शामिर से मिलने जा रहा हूँ, उसकी बर्थडे है आज। उसे वापसी पर घर ले आऊंगा, लंच आपके साथ मिलकर करेंगे। आप उसकी मर्जी का खाना ही तैयार करवा ले। बदतमीज, तो पहले बताना था। पीछे हटो, मुझे तैयारी भी करने दो। मेरा बेटा आएगा आज, मैं कुर्बान जाऊं। वो जल्दी से वहां से उठकर एक तरफ मौजूद बावर्ची खाने को चल दी, जबकि बुरहान फरूकी ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि वो उनका सगा बेटा था अभी या नहीं। वो हमेशा शामिर का नाम सुन उसकी तमाम गलतियां माफ कर देती थी। उसे देख अपने बेटे से तमाम नाराजगियां भूल जाती थी। खैर, वो मुस्कुराकर वहां से उठ गया। उसे जल्दी जाना था, जरूर शामिर उसका मुंतजिर होगा। पुलिस की नौकरी को लेने के बाद वो और उसकी माँ हमेशा अपने घर में ही रहते थे। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से दिया गया घर वो लुटा चुका था। उनके मुताबिक उस घर में उसके बाप की यादें थी। वो इस दुनिया में ना थे तो क्या हुआ, और वो फिर भी उनके करीब रहना चाहता था। वो जहां उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, अपनी आखिरी सांसें ली, वो बहुत छोटा सा घर था, महज छोटा सा लाउंज, जिसके एक हिस्से को ड्राइंग रूम और लाउंज दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। एक हिस्से में डाइनिंग टेबल थी जिसके सामने छोटा मगर खूबसूरत बावर्ची खाना था, जबकि दूसरी जानिब दो कमरे थे। गांव में जो चंद एक खूबसूरत बने पक्के घरों में से एक घर वो भी था। इन्हें दौलत की कमी ना थी, वजह बस उस घर के अफराद को जरूरत से ज्यादा चीजों की आदत ना थी। वो जल्दी से गाड़ी रोकता निकलकर भागा भागा शाहमीर तक गया, जो सामने ही एक मेज के गिर्द रखी कुर्सियों में से एक पर टेक लगाकर बैठा था। वो इस वक्त ढाबे पर थे। वो दोनों हमेशा वही मिला करते थे। बुरहान के बैठते ही शामिर सीधा होकर बैठा। मुलाकात मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका, चलता हूँ। इससे पहले कि वो उठता बुरहान बोल पड़ा। मनहूस, बैठ रहा। मामा ने रोक लिया था, वरना मैं तो वक्त से ही निकलने वाला था। साथ ही ढाबे का काम करते बच्चे को इशारा करके बुलाने लगा तो शामिर ने रोक दिया। मैं मंगवा चुका हूँ। ये तो आंटी को भेज ये तो आंटी को फिर से बीच में ले आया, तो माफ कर रहा हूं तुझे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यूं जवाब दिया गया जैसे कि मजाक बना रहा हो। तू तो इस सीन के बाद बिल्कुल ही गायब हो गया, ना मैसेज पर राब्ता और ना कॉल पर। शामिर ऐसे से जानता था कि वो शाबिर वाले मामले से मुतलिक बात कर रहा था। यहाँ नहीं था, मैं शहर गया हुआ था। कम उम्र पठान बच्चा जो हमेशा से ही वहां मुलाजिम था,
उन दोनों को अच्छे से जानता था। उसका मतलब ऑर्डर जिसमें चाय और गरम गरम पराठे शामिल थे, उनके साथ ने लाकर रखे और सलाम करता वापस चला गया। खैरियत? अरस को जानता है ना तू? साथ ही चाय का एक कप अपने सामने खिसकाया। हाँ, तूने बताया था। उसके बाबा का इंतकाल हो गया था तो उधर ही था मैं। ओह, अफसोस हुआ मुझे। खैर, यहाँ कब का आ गया है तू? एक हफ्ता हो गया है। शामिर के जवाब पर वो एक मरतबा फिर उसे घूरने लगा, जबकि शामिर सुकून से पराठे के लुकमे बनाता चाय में डुबोकर खाने में मसरूफ था। तो मुझसे मिलना आज याद आया है? नहीं, तूने याद किया था, आज मुझे भूल गया। मतलब मैं तुझे ना बुलाता तो तू ना आता? जवाबन शामिर ने मुस्कुराहट दबाए ना में सर हिलाया। मनहूस, ऐसे ही नहीं कहता मैं तुझे, मर ही जा। उसके गुस्से पर शामिर सरता पीछे को करता दिल खोल कर हंसा। अच्छा मेरी महबूबा, खा ले, ठंडा हो जाएगा सब। नतीजन वो भी मुंह फुलाए चाय का कप पकड़ने लगा। जब शामिर की कलाई में मौजूद घड़ी देख उसने फौरन उसका बाजू थामा। सुन, तो आज से पहले बहुत सी रिस्ट वॉचेस खरीदी हैं। मैं मानता हूँ तुझे इश्क है, और आज तेरी सालगिरह भी है। हैप्पी बर्थडे। वापिस अपनी बात पर आते ही, लेकिन मैंने तुझे कभी अपने मामूल से हटकर कोई दूसरी घड़ी पहनने तो ना देखा। तू हमेशा एक वही घड़ी पहनकर घूमता है जो तेरे बाबा ने तुझे तोहफे में दी थी। शामिर ने मुस्कुराते बुरहान ने हैरानगी से उसे देखा। किसी लड़की ने दी है? शामिर ने महज हाँ में सर हिलाया। उसे तंग करने में मजा आने वाला था। मोहब्बत करता है तू उससे? कुछ देर सोचे रहने के बाद शामिर ने जवाब दिया। बहुत। गर्लफ्रेंड? नाउज़ बिल्ला, बहन है मेरी कमीने। लो, मोहब्बत है तो ऐसे कह रहा है जैसे कि क्यों, बहनों से मोहब्बत नहीं होती भाइयों को? अब के शामिर उसे घूर कर देख रहा था और वो चाय में पराठे को डुबकियां लगा लगा कर खा रहा था। तो बोलना था ना कि मनाल ने दी है। नाहिल ने नहीं दी। चाय का कप वापिस रखते हुए मतलब फिर मुतवज्जो हुआ। किरण ने या फिर मनाल ने? नहीं, इन दोनों में से भी नहीं दी। तो फिर कौन सी बहन पैदा हो गई तेरी जिसका मुझे नहीं पता? हयाम शहर से आई है, छोटे चचा की बेटी है। हैरत है कि तुझे कल की आई लड़की अपनी बहन से अजीज हो गई। मुझे तो मामला अभी भी कुछ मालूम नहीं हो रहा। देख ले, कुछ बताना चाहता है तो बता सकता है। ढंग की बात करना तो तुझे आता ही नहीं है। जाने किसने तुझे पुलिस वाले की वर्दी पहनाई है। समझदारी का काम है। अब शामिर उसे सुना रहा था और वो आग लगाकर सुकून से बैठा था। सब ठंडा हो गया है, गर्मा गर्म मंगवा यार दोबारा से। शामिर ने प्लेट को देखा, वो चट कर चुका था। वो कभी नहीं सुधरने वाला था। अफसोस में सर हिलाता हुआ दोबारा ऑर्डर देने लगा। वो दोनों ऐसे ही थे, देसी टॉम एंड जेरी। आरज अपनी माँ के कमरे में बैठा था। निदा बेगम के हमरा नैला बुखारी भी वहीं मौजूद थी। चची, आप समझाएं इन्हें। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है और अभी तो बहुत वक्त पड़ा है सबके जाने में। और मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। चच्ची, भाभी, वो ठीक कह रहा है। आपको आबो हवा में तब्दीली की जरूरत है। नायला, मुझे किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं। यहाँ मेरी और हसन की यादें हैं। मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी, मैं ये घर बंद तो नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। बस आप थोड़ा बेहतर हो जाएंगी तो आकर ले जाऊंगा आप लोगों को। क्यों फिक्र करती हैं आप? हम सब साथ चलेंगे और साथ में वापिस आएंगे। मेरी बड़ी कीमती चीज है वहां, मुझे वो भी वापस लानी है। वो माँ बेटा समझ गए थे कि वो अपनी बेटी की बात कर रही थी। हाँ, वो सिर्फ किसी एक का ही नहीं, पूरे के पूरे बुखारी हाउस का खजाना है। उसे कैसे भूल जाएंगे हम? मैं चली जाऊंगी लेकिन तुम अकेली नहीं रहोगे। उफ, अम्मी बात फिर घुमा रही कर वहीं आ रही हैं। आप फिक्र नहीं करें मेरी। मैं बस आप अभी से जाने की तैयारी कर लें। वो चला गया था। वो जाना नहीं चाहती थी लेकिन जाना उनकी मजबूरी था। 4 महीने बाद रमजान मुबारक का एक अशरा गुजर चुका था। हवेली में रमजान का एहतमाम हर मर्तबा से कुछ ज्यादा बढ़कर हो रहा था। इन 4 महीनों में हयाम बुखारी ना रही थी, वो बदल गई थी। कोई ऐसा दिन ना गुजरा था जिस दिन वो बाजी बेगम के कमरे में ना गई हो। वो उनसे कुरान सीख रही थी। वो अपने खुदा के अहकाम जान रही थी। अपने खुदा के हुक्म, उनके अहकाम पर सर झुकाने लगी थी। खुदा ने उसे हदायत के रस्ते पर डाल दिया था। वो सरता पाँव बदल गई थी। हयाम बुखारी की गुमराही के दिन खत्म हो गए थे। हयाम हवेली में अब गर्मी की फिक्र की है बगैर दुपट्टे से खुद को छुपा कर रखती थी, तो उस और शॉल के इस लिबास का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी थी जिसे वो शानों पर फैला कर रखती। वो पूरी हवेली वालों के रंग में रंगती जा रही थी। वो सब लड़कियां अब भी मुख्तलिफ किस्म के खानों पर अपनी महारत आजमाइया करती, लेकिन अब उनके हाथ में सच की महारत आ गई थी। उनके हाथ में जायका रच गया था। अब कोई नई चीज बनती
तो पहली मर्तबा ही में ही वो अच्छी बन जाती। शामिर को उन लड़कियों की जानिब से ये सुख नसीब हो गया था। कुछ दिन बाद हयाम की सालगिरह थी। शामिर न जाने क्या करने का इरादा रखता था। पिछले महीनों में उसने हयाम को और अच्छे से जाना था। वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी पहली नजर में देख लोग उसे समझ लेते थे। वो सब बातों, सब अंदाजों से मुख्तलिफ थी। हयाम की बदलती शख्सियत के जेर नज़र अम्मा बेगम ने बशीरा भी और सादियों को मुस्तकिल तौर पर हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद क्वार्टर्स में जगह दे दी थी, जबकि बशीरा भी के बेटे को शाहमीर ने शहर में एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया था। वो अब वहीं हॉस्टल में रहता था। अम्मा बेगम के मुताबिक सादिया का हयाम के साथ हर पल होना जरूरी था। वो महज बाजी बेगम ने ही हयाम को ना बदला था, बल्कि हयाम भी उनको बदल रही थी। वो कैसे, ये जल्दी हवेली के अफराद को जानने वाले थे। उन पर यह राज आश्कार होने वाला था। तब्दीली कब कैसे इंसान के दिलो दिमाग और वजूद पर उतर आए, कौन जानता है। कभी मिनाल ने भी नहीं भी चाहा था कि वो हयाम को बदल देगी। उसने खुदा से मदद चाही थी, लेकिन हयाम के बदलाव का वसीला खुदा ने बाजी बेगम को बनाया, उन्हें चुना। बेशक खुदा जिसे हदायत देना चाहे, जिसको जरिया बनाना चाहे। शहर में बुखारी हाउस का मंजर बदल गया था। अरस के अलावा सब गांव के लिए निकलने को तैयार थे। अरस बाजल के हमरा सबका सामान गाड़ी में रखवा रहा था। नीता बेगम की इद्दत का अरसा खत्म हो चुका था। अब अरस उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भेज जाना चाहता था। बाजल ने बहुत जिद करके बहस करके अरस को मना ही लिया था कि वो उसके साथ शहर में ही रुकने वाला था। बाजल ने वादा किया था कि वो हर वीकेंड पर हवेली चला जाया करेगा। आखिर को प्रीशा भी तो सबके साथ ही जा रही थी। अरस, तुम अब भी सोच लो, चलो हमारे साथ। नीता बेगम उसका हाथ थामे एक मजबूर माँ की सूरत से थके जा रही थी, जिनकी औलाद ने उन्हें ना सुनने की कसम खा रखी थी। अम्मी, मैंने कहा ना कि मिलने आता रहूंगा। वो सारा सामान रखवा चुका था। मुझे वो झूठे वादे मत थमाओ जो तुम खाला अम्मा से करते रहे हो। नीता बेगम की बात पर वो मजीद शर्मिंदा हुआ। अम्मी, इस मरतबा ये कह रहा हूँ तो मान ले, और मैं खुद लेकर आऊंगा उसे, वादा। इस मरतबा एक वादा बादल ने अपनी माँ से किया था। चले भाभी, लड़की हो, बैठो गाड़ी में। नैला बेगम ने आकर निदा बेगम का हाथ थाम तसल्ली दी। वो दोनों आरस को प्यार करती गाड़ी में बैठ गई। मशल चलते हुए आरस तक आई। उनके आंखों में आंसू थे। इधर आओ मेरे पास। आरस ने अपनी बहन को अपने गले लगा लिया। मैं आऊंगा, तुम्हें तुम्हें तो यकीन है ना अपने भाई पर। मशल ने इस बात में सर हिलाया। आप अपना ख्याल रखिएगा, रोज मुझसे बात भी करिएगा। ये भी कोई कहने की बात है। वो आरस से अलग होती बोलने लगी। आपकी अमानत उसके असल हकदार तक पहुंचा दूंगी। वो सर हिलाते उसका माथा चूमकर पीछे को हो गया। अब सबको अलविदा कहने का वक्त आ गया था। सब जा रहे थे। बुखारी हाउस की सरहद पार कर दो गाड़ियां अपनी मंजिल को निकल गई। वो वही अकेला बैठा रह गया। मगरिब की अजान होने में कुछ ही देर थी। शहर से सबकी आमद भी इसी वक्त मतवक्को थी। सो इफ्तार की तैयारियां खूब जोरों शोरों से चल रही थी। हवेली की अगली तरफ को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में मुख्तलिफ अशिया तैयार की जा रही थी। गांव में इफ्तार वहीं से बढ़ता था। मर्दान खाना मुर्दों से भरा पड़ा था। अब तो हयाम के कहने पर गांव की औरतों का आना जाना एक मरतबा फिर से शुरू हो चुका था, और रमजान में तो वो पूरा महीना अफ्तार भी वहीं करती। लेकिन आज औरतों को ना बुलाया गया था। हयाम लोग बावर्ची खाने में अलग तैयारी भी कर रही थी। जब सब कुछ तकरीबन हो चुका तो वो हाथ धोती वहां से चली गई। दरवाजे पर दस्तक देती वो अंदर दाखिल हुई तो बाजी बेगम उसे देख मुस्कुरा दी। आज मैं आपके साथ इफ्तार करूंगी। वो मुस्कुराती हुई बेड पर उनके मुखालिफ सिमत बैठ गई। जरूर करो, लेकिन लेकिन तभी सादी इजाजत लेते अंदर आई। मुख्तलिफ लौजमान से भरी ट्रे एक तरफ मेज पर रखती वो चली गई। तो बात का सिलसिला एक मरतबा फिर से जुड़ा। आज अम्मा आ रही है ना तुम्हारी, उनके साथ नहीं बैठोगी? नहीं, मिल लूंगी उनसे मैं। अब तो यही रहेंगी वो, लेकिन क्यों ही दिल कर रहा है मेरा। अगर आप कहती हैं तो चली जाती हूँ, कहकर वो उठने ही लगी थी जब उन्होंने उसका हाथ पकड़ वहीं वापस बिठाया। अच्छा ना, बैठ जाओ, आज मेरे साथ ही कर लो। आज कर लूंगी तो कल मैं रोक लूंगी। फिर तुम मेरे कहने पर रुकने लगोगी तो आदत हो जाएगी मुझे तुम्हारी। मैं तो समझी थी कि आदत हो चुकी है। हयाम हंसी। आदत लगाकर तुम चली जाओगी, मैं एक बार फिर तन्हा। आपको किसने कहा पप्पो कि मैं चली जाऊंगी? उनके लहजे में हैरानगी रकम थी। शहर से सब आ रहे हैं, वापसी की राह पर तुम्हारे लिए बगैर कैसे जाएंगे वो? तुम बेटी हो उस घर की, और आई भी तो कुछ अरसे के लिए थी ना। उनकी बात पर हयाम ने उन्हें बेयकीन निगाहों से तुक्का। ये सब हयाम ने कैसे ना सोचा था? तुम सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं रह सकती ना हयाम? क्यों नहीं रह सकती? ये हवेली मेरी भी है, आप सब भी फैमिली है ना। उसके लहजे में उम्मीद थी। बाजी बेगम ने इस बात में सर हिलाया। फिर कैसे जा सकती हूँ मैं? जिसे वापस जाना है चला जाए, मैं नहीं जाऊंगी। जब मुझे यहाँ छोड़कर सब सुकून से पीछे रह रहे थे, तब तो किसी को मेरी फिक्र न सताई कि मैं इस माहौल, इस
अनजान लोगों में कैसे रह रही हूँ, तो फिर अभिनय ये इजाजत नहीं देती कि वो मुझे वापस ले जाए। अपनी माँ के बगैर कितना अरसा मजीद रह सकती हो? वो जो नीचे बैठी थी ना, इस हवेली की अम्मा बेगम, उन्हें मैं मुखातिब करती हूँ तो अम्मा पुकारती हूँ। वो इस हवेली की बाकी लड़कियों की दादी जरूर होंगी, लेकिन आपकी तरह मेरी माँ है। और आप फूफो, आप भी मेरी माँ हैं। वो हंसी। मैंने अपनी जिंदगी के फैसले करना खुद सीख लिया है। वो दोनों खामोश हो गई। एक लंबी खामोशी ने अपना बसेरा कर लिया था। वो आगे होकर बाजी बेगम के सीने से लगती बिस्तर पर लेट गई। उन्होंने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। शहर वाले मलाला गांव की सरहदें पार कर हवेली के पिछले हिस्से तक अपनी तयशुदा मंजिल को पहुंच गए। शामिर वहां पहले से खड़ा था उन सबका इस्तकबाल कर। वो इन्हें पिछले दरवाजे से अंदर ले गया। सलाम दुआ मुलाकात का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा तो बाहर मगरिब की अजान पूरे एहतमाम के साथ फिजा में गूंजने लगी। मर्द बाहर मर्दान खाने में जा चुके थे। औरतों की महफिल अलग से हवेली के बरामदे में सजी थी। नैला बेगम की आंखें, उनकी नजरें मुसलसल हयाम को ही ढूंढ रही थी। माशाल्लाह प्रीशी को शायद यहाँ आने से पहले यहाँ के माहौल से आगाह कर दिया गया था। जभी तो लंबी लंबी चादरें अपने गिर्द लपेटी थी, लेकिन फिर भी उनकी शख्सियत उनकी यहाँ से लाताल्लुकी चीख चीख कर बता रही थी। बाल खुले, जिनकी लटें चेहरे पर बिखरी थी, दुपट्टा जो कि सर से ढलक चुके थे। अम्मा बेगम ने नैला बुखारी की बेचैन निगाह पढ़ ली थी। सुकून के से बैठ जा नैला, हाजा के पास है तेरी बेटी, नमाज पढ़कर आ जावेगी। तब तक तुम सब भी मगरिब पढ़ लो। छी खाला अम्मा, वो जवाब देती सर झुका गई, जबकि खाला अम्मा उठकर अपने कमरे में चल दी। नमाज से फारिग होकर एक मरतबा फिर अम्मा बेगम सबके साथ मौजूद थी। अब के चाय का दौर शुरू हुआ था। मनाल सादिया के हमरा सारे लौजमात लाती मेज पर रख कर वहीं पाँव के बल बैठ चाय तैयार कर सबको बारी बारी थमाने लगी। किरण उसकी मदद कर रही थी जब मनाल बोल पड़ी। मनाल, जाओ हयाम को देखो जाकर और पूछ भी लेना कि पप्पो को कुछ चाहिए तो नहीं। छी। मनाहिल के एक कहने पर उठ गई। जब हयाम खुद ही बरामदे में दाखिल हुई, सबकी नजरों का रुख उसकी जानिब था, जबकि उसकी नजर अम्मा बेगम पर थी। सफेद लिबास, साथ हम रंग दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटा हुआ था, खाकी रंग शॉल अपने गिर्द लपेटे। तो पहले वाली हयाम तो ना थी। सरता पाऊं वो हयाम ना थी जो शहर से आई थी। पहले से दबती रंगत जो कि वहां मौजूद तमाम खवातीन से बढ़कर शफाफ थी। वो पहले से घटती सेहत। अम्मा, शीरा भी से कहे कि फूफो को दम किया पानी दे आए। अम्मा को पैगाम दे। उसकी नजरें अपनी माँ पर ठहरी, जिनकी आंखों में उसे देख आंसू चमकने लगे। वो इन्हें देख मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम। सबको इज्तिमाई सलाम करते वो अपनी माँ के गले लगी, जो उसे अपने करीब पाकर खामोश आंसू बहाने लगी। वो भी रो रही थी। उसकी माँ की खुशबू से याद थी वो कितना अरसा इस खुशबू की मतलाशी रही थी। उसने अलग होकर वो अपनी ताई अम्मी से मिली। वो भी रो रही थी। प्रीशी और मशल से भी मसलतन मिलती। वो मनाल के पास नीचे जमीन पर जाकर घुटनों के बल बैठ गई। लाओ मैं बना देती हूँ। रहने तो मैं बना चुकी हूँ, मनाल ने कहते हुए चाय का एक कप उसके सामने किया, जो उसने मुस्कुराकर थाम लिया। शहर वालों के लिए यह बात नहीं थी। उनकी हयाम तो चाय ना पीती थी। चाय का घूंट भरते ही हयाम मुस्कुराई। मनाल ने भी चेहरा झुकाए मुस्कुरा दी। प्लीज हयाम, मुझे बता दो कि मनाल तुम्हें मीठी चाय पिलाने में कामयाब हो गई है। किरण ने तजस्सुस के मारे हयाम को देखते सवाल किया, जो मजलूम सूरत बनाए उसे तकेने लगी। चाय में इतना मीठा था कि हयाम के लिए उसे निगलना मुश्किल था। सबकी तवज्जो का मरकज वो तीनों थी। लो, इतना मीठा भी नहीं डाला मैंने, है ना हयाम? वो शरारत पर आमादा थी तो फिर ऐसे ही सही। बिल्कुल, अपनी चाय देना, कहते ही मनाल ने हाथ से चाय का कप जबरदस्ती पकड़ लिया। हयाम के ऐसा करते ही किरण ने शुगर पॉट में भर भर कर 3 चम्मच चीनी कप डाल दिए, जिसे हयाम ने मिक्स करते वापस मनाल को थमा दिया। अब मैंने भी इतनी मोहब्बत से मीठा दिया है तो इनकार मत करना, और इसे जाया तो बिल्कुल मत करना। खुदा के रिज़्क की बेरहमती नहीं करते। वो शहर से कहती वहां से उठ गई। नाले उसे कोई अच्छी उम्मीद तो नहीं थी। वो उठकर अम्मा के बराबर उनके तख्त पर जा बैठी। नायला बेगम और निदा के लिए ये सब हैरानी का बायस था। उन्होंने कभी किसी को अम्मा के बराबर उनकी इजाजत के बगैर बैठते ना देखा था। प्रीशा और मशल तो अपनी जगह अलग हैरान थी। उन्होंने यहाँ आने से पहले तो कुछ और ही सुना था, अब कुछ नया देखने को मिल रहा था। सब लोग चाय पी चुके थे। छोटी मोटी बातों का सिलसिला अब भी जारी था। अब सब थक गए होंगे, आए मैं कमरे दिखा देती हूँ। नफीसा बेगम ने खड़े होते सबको मुखातिब किया, जिस पर सब हाँ में सर हिलाते खड़े हो गए। अम्मा, आप मेरे साथ चलें। हयाम नायला बुखारी से कहती उठ खड़ी हुई, जो हाँ में सर हिलाती उसके साथ चल दी। मर्दान खाने का मंजर भी हवेली से मुख्तलिफ ना था। अब वहां सिर्फ हवेली के मर्द मौजूद थे। गाँव के मर्द हजरात अपने अपने घरों को जा चुके थे। बरखुरदार, आ ही गए फिर तुम। वकार शाह ने बादशाह का शाना थपथपाते हुए कहा तो वो मुस्कुराया। आपसे कहकर गया था, वादा किया था कि आऊंगा,
तो वादा वफा करना मुझ पर फर्ज हो गया था। वो दिल से मुस्कुराया। लेकिन ये नहीं चाहा था मैंने कि तुम इस तरह से आओ। उनका इशारा हसन साहब की वफात की जानिब था। उसकी मुस्कुराहट मानी पड़ गई। चले बस कर दी, इतनी रात हो गई है, चचा जान भी थक गए होंगे। मेरा ख्याल है अब सोना चाहिए। शामिर ने बात का रुख मोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, पहले थकावट उतार लो, फिर बातों के लिए तो वक्त ही वक्त है। वो तीनों वहां से उठकर अंदर हवेली की जानिब चल दिए, जबकि बादल शाह और शामिर अब वहीं मौजूद थे। ये नहीं पूछेगा कि कैसी है वो? शामिर ने उसे देखते हुए सवाल किया, जो लहराते पर्दों की ओर से देखते चांद को देखने में मसरूफ था। पूछूंगा पूछूंगा, लेकिन अभी नहीं। वो क्यों? नाराज है तू इससे? एक मिनट बाद फिर सवाल किया गया। नहीं। फिर फिर यह कि मुझे इसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। जब जब अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर उसे सोचने का इरादा करता हूँ, कोई ना कोई मेरे जख्म उधेड़ कर मुझे वापस हकीकत में खींच लाता है। उसका इशारा कुछ देर पहले होने वाली गुफ्तगू की जानिब था। हाँ, तुझे तेरे कमरे में छोड़ा हूँ। अकेले जाने में कोई कबाहत तो नहीं? फिर भी आजकल सब लड़कियां रात गए तक जागती हैं और भूख के दौरे तो पड़ते ही रहते हैं इन्हें। नहीं तो जा, मैं इधर ही हूँ। कुछ देर खुली हवा में रहना चाहता हूँ। बादल के जवाब पर शामिर इसे कुछ देर देखता रहा, फिर उठकर अंदर को चल दिया। उसे हमसे बात भी तो करना थी, जो कि करना बहुत जरूरी थी। वो अपनी माँ के कमरे में उनके साथ उनकी गोद में सर रखे लेटी थी। वो इन्हें न जाने कौन कौन सी कहानियां सुना रही थी। उसकी हर बात अम्मा से शुरू होकर मनाल, किरण और मनाहिल पर खत्म हो जाती, और वो मुस्कुराकर अपनी बेटी को सुन रही थी। उसके बाबा भी वहां आ गए थे, जिनसे लिपट कर वो रो दी। वो उनसे कितनी मोहब्बत करती थी, उन्हें वो कितना याद करती थी। हयाम वहीं उनके पास बातें करते हुए सो गई। उसे मालूम भी ना हुआ था, आज वो पहली बार सहरी से पहले सोई थी। नायला बुखारी की एक जानिब बेड पर वो आराम से नींद के मजे ले रही थी। आज से पहले इतनी पुरस्कून नींद उसे न जाने कब आई थी। नायला बुखारी बेड के दूसरी जानिब बैठी उसे मुसलसल देख रही थी, जबकि मुस्तफ़ा साहब सामने बड़े सोफे पर बैठे थे। उनकी नजरें भी मुसलसल अपनी इकलौती बेटी पर थी। मुस्तफ़ा, नायला बुखारी ने उन्हें बुलाया तो वो होश की दुनिया में वापस आए, जो मालूम नहीं क्या सोच रहे थे। हमारी बेटी कितना बदल गई है। ये वो हयाम तो नहीं है जो मैं भी वही देख रहा हूँ। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती तो सरजद नहीं होगी। वो दोनों खामोश हो गए। न जाने इस खामोशी का दौरानिया कितना तवील होने वाला था। निंदा बेगम को कमरे में छोड़कर मशल भी परीशे के हमरा उसके कमरे में आ गई थी। परीशे का इस हवेली में अकेले रहने का कोई इरादा न था। न जाने ये बादल कब आने वाला था। उन दोनों ने जाते ही किरण को कुछ देर के लिए अपने पास रोक लिया। वो वहीं उनके पास बैठ इधर उधर की बातें करने लगी। बाहर से गुजरते हुए शामिर ने किरण की आवाज सुनी, तो वहीं बाहर रुककर उसे आवाज दी, जिसकी आवाज सुन अंदर खामोशी ने अपना राज किया। किरण वहां से उठती बाहर आई। वो लोग अब बाहर खड़े थे, लेकिन उनकी आवाजें अंदर बैठे अफराद आराम से सुन सकते थे। हयाम किधर है? अपने कमरे में होगी। वो वहां नहीं है। मैंने मिनाल से भी पूछा, वो वहां भी नहीं है। शामिर के लहजे में हयाम के लिए परेशानी थी। खैरियत है ना भाई? किरण के सवाल पर वो नॉर्मल हुआ। हाँ खैरियत है, बस एक जरूरी बात करनी थी। एक काम करो, उसे ढूंढकर मेरे पास भेज दो। वो कहकर आगे बढ़ गया। भाई? किरण के बुलाने पर वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। आपके कमरे में नहीं, छत पर हूँ, वहीं भेज दो। वो जा चुका था। किरण वापस अंदर आई। इन दोनों से माजरत करते वो हयाम को देखने निकल गई, जबकि पीछे प्रीशी और मशल एक दूसरे को देखती रह गई। उनकी सोचा का मैप हयाम की जात थी। उसने यहाँ अपनी अलग ही दुनिया बसा ली थी। उसकी इस दुनिया में पुराने रिश्तों की कोई जगह न थी। हयाम के अंदाज में मौजूद झिझक वो बखूबी जान गई थी। अब इस हवेली के हर अफराद की जुबान पर हमा वक्त हयाम का नाम चहकता। हयाम के नाम की गूंज हवेली की दीवारों को सुनने की आदत हो गई थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फी मान अल्लाह।